नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। दिल्ली में पावर की लड़ाई में विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, जिसका मतलब यह है कि लोकसभा से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। अब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को लाया जाएगा। दरअसल दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया है। वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया है। वोटिंग के दौरान जब स्पीकर ओम बिरला बोल रहे थे, तब आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फाड़कर फेंका। इसके लिए सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के लोकसभा में एकमात्र सांसद हैं। बिल पास होने के बाद लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। दिल्ली सेवा बिल कल दोपहर 12 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली सेवा बिल पास करते हुए ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री सुशील कुमार रिंकू माननीय सदस्य को सदन के इस सत्र तक लिए बचे सत्र के लिए निलंबित किया जाता है। तो आपने देखा कि पहले राज्यसभा से संजय कुमार को निलंबित किया गया, संजय सिंह को निलंबित किया गया, और अब लोकसभा से सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने कागज फाड़कर फेंके, जो कि आपके सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी लोकसभा से इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद बीजेपी के सांसदों ने क्या कहा, सुनिए। सच एक बार फिर देश के सामने आया। जैसा कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो वही हुआ कि सत्य देश के सामने भी आया है, और कानून बनाने का अधिकार कैसे भारत सरकार के पास है वो भी सामने आया है। और किस तरह से विपक्ष ने अपनी राजनीतिक और ओछे हथकंडों को लेकर सदन के 15 दिन खराब किए। जो लोग चुने जाते हैं सदन के अंदर बोलने के लिए, वो चर्चा से लगातार भागते रहे, क्योंकि ना उनके पास मणिपुर पर कोई जवाब था, ना दिल्ली के अधिनियम पर कोई जवाब था। अपनी पार्टी के जो एमपी हैं, उन्होंने तो बहुत अभद्रता की है, बहुत दुर्व्यवहार किया। कागज फाड़ के अध्यक्ष जी के आसन पर फेंका, और उनको तो अभी पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अध्यादेश पास हुआ, और मैं देख रहा था कि जो एनडीए में नहीं है, उन लोगों ने भी अध्यादेश का समर्थन किया। और दिल्ली की जनता आज बहुत राहत की सांस ले रही है, क्योंकि भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को, गरीबों के विरोधी अरविंद केजरीवाल को, झुग्गी वासियों को उनका घर न देने वाले अरविंद केजरीवाल को, एक भी नया स्कूल न बनाने वाले अरविंद केजरीवाल को, बाढ़ में लोगों की रक्षा न करने वाले अरविंद केजरीवाल को, अब उनकी दिल्ली में खैर नहीं। इस बिल को पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। अमित शाह ने इस दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री आए तब चर्चा होगी। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए, फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया? सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर किस तरीके से विपक्ष को अपने ही बयान में फंसा दिया। अभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।
2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके। संसद में यानी कि लोकसभा में उन्होंने कांग्रेस की तारीफ भी की और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। किस तरीके से, खुद देखिए। 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। अब बारी थी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चौधरी ने जब देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से यह सुना कि वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं तो वो खुश हो गए और खुश होने के बाद उन्होंने क्या कहा, खुद देखिए। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। चूक हुई, लेकिन किससे? क्या अमित शाह से? क्या वाकई उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की, या चूक हुई अधीर रंजन चौधरी से कि उन्होंने कुछ ज्यादा सुन लिया? लेकिन जैसे ही उत्साहित अधीर रंजन चौधरी अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने सदन में यह कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के गृह मंत्री कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों की तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद अमित शाह कहां चुप बैठते, वो खड़े हुए और जवाब दिया। और जवाब क्या था वो देखिए। नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपने सुना कि आज संसद में क्या हुआ, लेकिन दिल्ली सेवा बिल पास हो गया, बीजेपी के पक्ष में पास हो गया। बीजेपी के अपने तर्क हैं, आम आदमी पार्टी के भी अपने तर्क हैं और सीधी लड़ाई दोनों के बीच है। इसलिए हम सोचते हैं कि इस मसले पर चर्चा कर ली जाए और चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र भब्बर जुड़ गए हैं। इसके साथ साथ आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं सिद्धार्थ जी से पूछता हूं, क्योंकि सिद्धार्थ जी, हमने देखा कि आज जैसे ही यह बिल लोकसभा में पास हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि यह देखिए दोहरा चरित्र। 2013 में खुद बीजेपी ने यह वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खुद इस बात का जिक्र किया था, लेकिन बीजेपी अपने वादे से पलट गई है और देखिए दिल्ली की जनता को किस तरीके से धोखा दिया है। अब दिल्ली की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर कभी यकीन न करे और विश्वास न करे। आप कहना क्या चाहते हैं?
जी मनु जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ जी। कि भाजपा बिल्कुल भारतीय संस्कृति के अनुसार चल रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में श्राद्ध कर्म बेटा ही करता है। तो जहां तक दिल्ली पूर्ण राज्य की बात है, वाजपेयी जी हों, अडवाणी जी हों, साहिब सिंह वर्मा जी हों, सुषमा स्वराज जी हों, खुद भाजपा के 2014 की का घोषणा पत्र हो, इन सब विचारों को, जिसमें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य की बात कही गई थी, उसका आज भाजपा ने खुद अपने हाथों से श्राद्ध कर्म कर दिया है। तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के अनुसार ही भाजपा चल रही है। दिक्कत बस इतनी है कि भाजपा को ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोक का तंत्र। वो ठोक तंत्र या लोक को काबू करने का तंत्र अगर हो गया तो फिर वो राजशाही कहलाई जाती है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को प्रजा बना के रखा था। भारत के संविधान की धारा 1 ने हमें नागरिक बनाया है, क्योंकि भारत के संविधान की धारा 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, वो कोई यूनियन टेरिटरीज या केंद्र प्रशासित प्रदेशों का संघ नहीं है। भाजपा बार बार ये आज कह रही है कि दिल्ली का जो बिल है वो लाना, विधेयक लाना उसका अधिकार है। तो सीधी सी बात है कि जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों की, दूसरों को कर्तव्यों का उपदेश ज्यादा देता है और खुद अपने अधिकारों की चिंता ज्यादा करता है, उसे धूर्त कहा जाता है। तो मणिपुर और हरियाणा संभालना आज भाजपा का कर्तव्य है, जो कि वो नहीं कर रही है। और दिल्ली में बिल लाना उसका अधिकार है, जिसकी वो जल्दी दिखा रही है। इतनी जल्दी दिखा रही है कि जो 1 महीना पहले संसद को बड़े जोर शोर से जिसका उद्घाटन किया था, उसी संसद में खुद प्रधान जी आने से कतरा रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि भाजपा, देखिए भाजपा ने 2 बातें कही। माननीय काफी सारे भाजपा के, जैसे मनोज तिवारी जी की मैं बात सुन रहा था। माफ कीजिएगा मनु जी, आज के कार्यक्रम में मैं केवल आपको सुन पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मुझे नहीं, हम आपको देख रहे हैं। नहीं ठीक है, आप तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं पैनल को नहीं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो बात ऐसी है, उन्होंने 2 बातें कही कि झगड़ा और भ्रष्टाचार। तो मुझे ये बताइए कि आज जो बिल प्रस्तुत हुआ, इसमें तो कहीं आपने उपदेश तो बहुत दिया, भाषण बहुत दिया, अच्छा लगा सुन के, लेकिन कहीं पर तो इस बिल में झगड़ा और भ्रष्टाचार की चर्चा ही नहीं है। सीधी सीधी बात है कि आज की तारीख सिद्धार्थ जी, जब बिल पेश किया जा रहा था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि दिल्ली की सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो कैसी है। तो चर्चा में भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ। सिद्धार्थ जी मेरे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आप मेरे साथ बने रहे। वीरेंद्र बब्बर मेरे पास, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र बब्बर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बब्बर साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी जिक्र कर रहे थे अधिकार और कर्तव्य का, बहुत बारीक सी लकीर है, और वो कहते हैं कि साहब आपकी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार अधिकारों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, यानी कि वो मणिपुर और हरियाणा को नहीं देख रही है। हाँ, दिल्ली में जो अधिकार कर सकती है उसका जरूर इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से अभी आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो विषय से भटक गए। वो तो श्राद्ध करवा रहे थे, परंतु आज जिस प्रकार से जो परिस्थितियां देश के अंदर, अगर ये आज जो अध्यादेश की जिसके खिलाफ जाकर के आज सारी जो बातें रही, अध्यादेश को जिस प्रकार से सर्वसम्मति से ध्वनि से पास किया गया। देखिए, दिल्ली के अंदर अधिकार किसका, ये तो एक, जब जिस प्रकार से आप केंद्र सरकार को, संसद को, जो दिल्ली का देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, संविधान को, संसद को चुनौती देने का जो आपने काम किया कि संसद का ये अधिकार ही नहीं है, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए। और जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात नहीं की, मुझे लगता है इन्होंने शायद अमित शाह जी को संसद में बोलते हुए नहीं देखा। देश के गृह मंत्री ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर तो विस्तार से चर्चा की, और आज इस बिल को लाना क्यों आवश्यकता है इसके बारे में भी बात की। तो ये बिल को लाना और बिल को पास करवाना, और ये जो विपक्ष के जो लोग जिस प्रकार से बात कर रहे थे, अभी मेरे आदरणीय मित्र ने भी मणिपुर की बात की, चाहे वो मणिपुर का बात हो, चाहे वो अध्यादेश का बात हो, ये चर्चा से भागते रहे। और इनकी तो एक ही डिमांड थी कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। तो आज की चर्चा में इन्होंने भाग लिया, और जिस प्रकार से बिल के पास होने के बाद जो इनके चुने हुए सांसद का जो रवैया रहा, जिस प्रकार से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, जिस प्रकार से कागज फाड़कर सरकार के जो पक्ष के जो सांसद थे उनके ऊपर फेंके गए, किस प्रकार से संसद की गरिमा को तार तार किया गया, ये इनका चरित्र बताता है। और जब बात करते हैं काम करने की और काम ना करने की, तो भ्रष्टाचार के घोटालों की एक लंबी फिरेस्ट, अगर आपको लगता है कहीं अमित शाह जी को आपने नहीं सुना, तो मैं बता देता हूं। परिवहन घोटाला, राशन घोटाला,
शराब घोटाला, मुख्यमंत्री आवास निर्माण घोटाला, राजनीतिक विरोधियों की जासूसी घोटाला, दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला, कॉन्ट्रैक्ट नो स्कॉलरशिप घोटाला, वो पैनिक बटन घोटाला, मुख्य सचिव से मारपीट, चीफ सेक्रेटरी को रात को अपने घर पे बुला करके जबरदस्ती धमका करके अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास करना, ये सब घोटालों की सरकार ने किया है। अगर कुछ नहीं सुन पाए अमित शाह जी को तो बाकी घाटे मैं पूरे कर दूंगा, परंतु निश्चित रूप से ये आज तय हुआ कि जिस प्रकार से जो संविधान की जीत हुई, जिस प्रकार से संसद की जीत हुई, अधिकार बनाने का संसद का ये अध्यादेश को लाने का और इस प्रकार के अध्यादेश को बनाने का, कानून बनाने का जो संसद का अधिकार था, वो उसकी जीत हुई है। और दिल्ली की जनता में आम आदमी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष जो है एक्सपोज हुआ है और दिल्ली की और देश की जनता इनको समझ रही है कि इनका काम केवल राजनीति करना ठीक है बब्बर सेवा साहब। करने के लिए अगर इस देश के अंदर कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना काम अनवरत जारी रखेगी। ठीक है, भावना जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ मौजूद है। भावना जी, आम आदमी पार्टी कहती है जनता की हार हुई है, बीजेपी कहती है कि ये जनता की जीत हुई है, कांग्रेस क्या असमंजस में है? देखिए, इसमें कांग्रेस का रवैया बिल्कुल ही साफ है। ये जो अध्यादेश लाया गया है, कहीं ना कहीं ये भारत के संघीय ढांचे को चोट पहुंचाने की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये भाजपा के लोगों की ओर से ये जो लाया गया है अध्यादेश, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की चुनी हुई, देश की राज्य की सरकारों में जहां उनकी विपक्ष की सरकार है, उनके हकों का हनन करने की एक साजिश ये रची जा रही है और की जा रही है। ये इस अध्यादेश के माध्यम से साफ दिखता है। इस अध्यादेश के माध्यम से साफ दिखता है, लेकिन संसद में इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई। सभी प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं। जिस बात का जिक्र हमारे आम आदमी पार्टी के सहयोगी सिद्धार्थ कर रहे थे, असल में संसद में जब देश के गृहमंत्री अमित शाह अपना वक्तव्य दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन पर निशाना साधा, उनके घर पर निशाना साधा और विपक्ष के भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। वो बातें किस तरीके थी, एक बार सुन लीजिए। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए, किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। बड़ा कटाक्ष संसद में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। सिद्धार्थ साहब, उन्होंने कहा कि ये मसला ट्रांसफर पोस्टिंग का है ही नहीं, ये मसला विजिलेंस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। विजिलेंस के पास जो तमाम सारी फाइल्स थी, चाहे वो लिकर यानी कि शराब कांड की हो या फिर मुख्यमंत्री के घर हो, उस पर कब्जा करने की बात थी। और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका ऑर्डर नहीं आ पाया। उसके पहले दिल्ली सरकार ने अपने आदेश जारी कर दिए। तो मनु जी, इसका मतलब यह है कि भारत के माननीय गृह मंत्री जी को अरविंद केजरीवाल, एक मुख्यमंत्री दिल्ली से इतनी समस्या है कि दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का जिनका वोट है, उस वोट का मूल्य उन्होंने शून्य कर दिया। ये एक विडंबना ही है कि भारत के गृह मंत्री दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का जो वोट नाम का घर है, उसको बेघर करके आप उत्साह मना रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कुछ कहा कि बंगला बन गया, तो मेरा ये पूछना एक साधारण सा सवाल है
कि अगर अरविंद केजरीवाल स्कूल ठीक से नहीं उन्होंने बनाया, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक ठीक से नहीं बनाया, जो पीडब्ल्यूडी ने घर बना दिया, तो आज तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर था। इस बिल के तहत आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, तीर्थ यात्रा, सारा कुछ तो आप अपने पास ले सकते थे। आपने वो सब क्यों नहीं लिया? इसका मतलब ही है कि हम लोग कुछ साल पहले ना एक पिक्चर आई थी गोलमाल करके शायद, जिसमें नाना पाटेकर बार बार बोलते हैं, एक डायलॉग है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। बीजेपी के साथ एक ही दिक्कत है कि इनको जब सत्ता के पीछे ये इतने लोलुप हैं कि इन्हें नहीं पता कि सत्ता मिलने के बाद जो आपको सेवा करना चाहिए, इनसे सेवा होता नहीं है। तो ये अपनी अकर्मण्यता, जितना ये भाजपा वाले ज्यादा, आप देखिए आज के बाद से ना भाजपा के प्रधान से लेके प्रवक्ता तक ये हक खो चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के ऊपर कुछ भी आलोचना करें, क्योंकि अगर दिल्ली का मॉडल ठीक नहीं है, अरविंद केजरीवाल का पीडब्ल्यूडी ठीक नहीं चल रहा है, जल ठीक नहीं चल रहा है, तीर्थ यात्रा ठीक नहीं चल रही है, मोहल्ला क्लिनिक ठीक नहीं चल रहा है, स्कूल ठीक नहीं चल रहा है, तो आज भाजपा के पास ये स्वर्णिम अवसर था कि इस बिल के तहत वो सब अपने पास ले सकती थी। वो सब इसने क्यों नहीं लिया? इसका मतलब ही है कि भाजपा को अरविंद केजरीवाल के मॉडल से ये थर्राते हैं। इन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं। भले पिछले 8 साल से 2015 में जब आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई, उसी समय सर्विसेज सेक्टर दिल्ली सरकार के हाथ से चला गया। 8 साल तक, जब तक पिछले मई में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय खंडपीठ ने यह जजमेंट नहीं दिया कि सर्विसेज वापस दिल्ली के पास आएंगे, 8 साल तक बिना सर्विसेज सेक्टर को रखते हुए भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तीर्थ यात्रा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसमें इस तरह का काम किया कि 2020 में फिर से चुन के आए, एमसीडी में भी चुन के आए। तो भाजपा को पता है कि उसकी अकर्मण्यता कितनी अधिक है। बिल्कुल, और आपने सिद्धार्थ साहब आपने सही कहा, क्योंकि लोकतंत्र में जीत उसी की मानी जाती है, जनता चुन कर भेजती है। हमारे साथ भावना जी मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। भावना जी, कटाक्ष आपके ऊपर किया है, यानी कि दिल्ली के हित के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं है, सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के लिए आप गठबंधन बना रहे हैं। कल तक आप अरविंद केजरीवाल को पानी पी कर कोस रहे थे, आज उन्हीं के साथ संसद में खड़े हो रहे हैं और संदीप दीक्षित अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां मुद्दा देश की जनता का आता है, दिल्ली की जनता का आता है, वहां कांग्रेस को आप हमेशा दिल्ली की जनता के साथ, उनके साथ खड़ा पाएंगे। आप ये कोई पार्टियों का जो स्टैंड है वो नहीं है। ये जहां चुनी हुई सरकार के एक विपक्ष के राज्य में, जहां पर चुनी हुई सरकार के हितों का हनन हो रहा है, वहां पर कांग्रेस जनता के हक में खड़ी हुई नजर आएगी। इसमें कोई गठबंधन का लेना देना नहीं है। बब्बर साहब जी, बब्बर साहब, सीधी सादी है कि जहां पर संघीय ढांचे को, भारत के लोकतंत्र को, और जो संघीय ढांचा हमारे देश का बना हुआ है, उसके ऊपर जब भी आक्रमण होगा तो कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। बीरेन जी। सर देखिए, जिस प्रकार से मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने अपनी बात रखी, ये भूल जाते हैं कि जिन 2.5 करोड़ लोगों की ये बात करते हैं, जिन 2.5 करोड़ लोगों ने दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, उन्हीं 2.5 करोड़ लोगों ने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद थे, और उन्हीं सांसदों के नाते से उनकी भी ये दायित्व बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की जनता के साथ किसी प्रकार का गलत काम ना हो पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आज मैं सुन रहा था माननीय गृह मंत्री जी को कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए जो विभाग काम करना चाहते हैं, उन विभागों को अपने कंट्रोल में लेने का ये एक नापाक प्रयास किया गया, जिसे केंद्र के माध्यम से अध्यादेश ला करके रोका गया। जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद एकदम से उथल पुथल मचा करके 2, 4, 5 अधिकारियों के तुरंत तबादले कर दिए गए, चीफ सेक्रेटरी को हटाने की बात की गई, और जबकि आईजी साहब ने कहा कि आप 2 दिन ठहरिए, हम इस निर्णय को, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, इसे हम पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसके ऊपर डिस्कस करके किस प्रकार से आगे चल रहा है, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। परंतु देखिए आज क्या है, रात को 16-17 मई की रात को जिस प्रकार से चीफ विजिलेंस सेक्रेटरी के ऑफिस को दरवाजे के ताले तोड़े गए और वहां से महत्वपूर्ण फाइलों को गायब किया गया, वो बताता है कि वास्तव में मंशा क्या थी। जिस प्रकार से शराब घोटाले के अंदर, जिस प्रकार से वो हवाला घोटाले के अंदर दिल्ली के 2 मंत्री, पूर्व मंत्री जो जेल में हैं, उसकी वजह माननीय कोर्ट भी देख रही है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही। किस प्रकार से कोर्ट, कितने लोग तो इनके बेल पर हैं,
जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए ईमानदारी का मुखौटा पहन करके ये लोग सत्ता में आए, जिस प्रकार से अन्ना को गुरु बनाकर ये लोग सत्ता में आए और अन्ना के विरोध करने पर इन्होंने तो अन्ना जी को भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बोल दिया था। जिस प्रकार से करप्शन के, भ्रष्टाचार के नए नए आयाम आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर स्थापित कर रही है, उसे दिल्ली की जनता देख रही है और निश्चित रूप से इनके पास अपनी स्किल सीखने के लिए कुछ बचता नहीं है। ये जो बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र वास्तव में अगर कहीं चल रहा है तो पूरे देश में चल रहा है। अगर हम बात करते हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, वहां किस प्रकार से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है वो भी पूरे देश की जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। जिस प्रकार से कानून को रोकने का जो प्रयास आपने किया, और कांग्रेस को भी ब्लैकमेल किया कि कांग्रेस हमें समर्थन देगी तो हम अलायंस के अंदर शामिल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कांग्रेस ब्लैकमेल हुई, परंतु आज जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की प्रवक्ता आदरणीय कह रही थी कि किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कांग्रेस, वीरेंद्र साहब, अभी कांग्रेस ब्लैकमेल हुई या कांग्रेस का अपना कोई स्टैंड था या भविष्य की कोई राजनीति थी? क्योंकि सब कुछ बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि जितना भी ताना बाना बुन रहा है ये 2024 को लेकर बुन रहा है, और इस पर भी कटाक्ष देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है संसद में। वो किस तरीके से था, एक बार सभी लोग सुन लें। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए, जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रछिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। मतलब भावना जी, आपने संसद में आम आदमी पार्टी का साथ क्या दिया, दिल्ली सेवा बिल का समर्थन क्या किया, आपको एक ही साथ खड़ा कर दिया बीजेपी ने, और कहा है कि भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द का जो ताना बाना बुन रहा है उसमें कांग्रेस भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, ये तो भाजपा की तिलमिलाहट साफ नजर आती है। जो इंडिया अलायंस जो बन रही है, इंडिया पूरा इकट्ठा खड़ा है, उसके खिलाफ इन लोगों की तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। कहीं ना कहीं घबराहट जरूर है कि ये जो इंडिया का पूरा देश का विपक्ष एक साथ आ रहा है और जनता उनके साथ खड़ी दिख रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता जी से कि आप ये बताइए कि अगर यहाँ पर विपक्ष की, जो किसी भी विपक्षी पार्टी की सरकार ना होके भाजपा की सरकार होती, तो क्या ये ऑर्डिनेंस लाया जाता? यही सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो मैं वापस उसी बात पे आना चाहूंगी कि संघीय ढांचे पर कहीं ना कहीं एक आक्रमण हो रहा है। जहां भी विपक्ष की सरकार है उसके हितों का हनन। चलिए वीरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। वीरेंद्र जी, भावना जी ये कह रही हैं कि अगर बीजेपी की सरकार होती तो फिर आप क्या पूर्ण राज्य का जो आपने वादा किया था, अपने ही पत्रों में, घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था, अगर बीजेपी की सरकार होती तो क्या आप पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देते? देखिए, आप भावना जी के सवाल को गलत कह गए। भावना जी ने यह सवाल किया कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर होती तो क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा ये अध्यादेश लाया जाता? जी बिल्कुल नहीं लाया जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार होती। उदाहरण देना चाहूंगा इस देश के अंदर मदन लाल खुराना दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री थे, केंद्र के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। एक छोटी सी घटना के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी का केवल नाम आया था, सिर्फ नाम, और मदन लाल खुराना जी ने तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था कि जब तक इस घटना से मेरा नाम क्लियर निकल करके नहीं आएगा, जब तक मैं बेदाग होकर के नहीं निकलूंगा, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जो कहते हैं, जो करते हैं, यही कहते हैं। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, इतिहास पुराना हो गया। देश की राजनीति,
देश के राजनेता और देश की राजनीति का चाल, चरित्र और चेहरा बदल गया है। पुराने नेता जो थे अब वो नेता नहीं है। पुराने नेता थे वो किसी एक्सीडेंट में, चाहे वो प्लेन का हो या ट्रेन का हो, उस पर भी इस्तीफा दे देते थे। आज के नेता नहीं देते हैं। खैर, जिस बात का जिक्र बीरेन साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होती तो केंद्र के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। बारी सिद्धार्थ जी की। जी अभी वीरेन जी जो कह रहे थे, बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर से उन्होंने ये बात कही कि दिल्ली में कोई आबकारी दिक्कत घोटाला हुआ। तो अगर आबकारी घोटाला हुआ और आज आप बिल ला रहे थे, तो आबकारी मामले को आज आपने अपने बिल में लेके केंद्र के पास क्यों नहीं रख लिया? इसका मतलब ही है भाजपा, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है मनु जी, भाजपा आज की तारीख में यह हक खो चुकी है कि दिल्ली की किसी भी पॉलिसी के ऊपर वो कोई भी आलोचना करे, क्योंकि उसके पास आज स्वर्णिम मौका था इन सब चीजों को अपने पास ले लेने का, उसने नहीं लिया। इसका मतलब ही है कि वो अरविंद केजरीवाल के मॉडल को प्रच्छन्न रूप से सहमति दे रही है। जब मैं कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इसका मतलब ही है कि मैं किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हूं। अगर इस विषय पर वो चुप रही इस बिल में, उसने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के विषय में, तीर्थ यात्रा के विषय में, आबकारी विषय में, इन सब विषयों को अपने अधीन लेने का प्रयास आज नहीं किया, इसका मतलब ही है कि भाजपा ये मान रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 साल में बहुत बेहतरीन काम वहां पर कर रही है। ये बात छोड़ दीजिए, ये मैं मुद्दे पर आता हूं। भाजपा ये बार बार कह रही है कि हम जो ये विधेयक लाए हैं, ये धारा 239 के अंतर्गत लाए हैं। भाजपा को 239 तक जाने से पहले भारत की प्रथम धारा पढ़ लेनी चाहिए। भारत एक राज्यों का संघ है। आप किसी राज्य के, देखिए ये जैसे ये विधायक पास होगा, मान लीजिए मैं दिल्ली का एक नागरिक हूं, आप भी दिल्ली के नागरिक होंगे, अगर हम दिल्ली के नागरिक के नाते सुप्रीम कोर्ट में जाएं और मिलॉर्ड से कहें कि मिलॉर्ड मुझे बस एक चीज का जवाब दे दीजिए ना, मैंने जो वोट दिया था विधानसभा में, आज उसकी कीमत क्या रही? 1 मिनट में ये विधायक सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा। इसमें किसी बहुत बड़े नहीं तो सिद्धार्थ जी रोका किसने है? रोका किसने है? दिल्ली की जनता जाए, तमाम वकील जाए, आपकी सरकार भी जाए, वहां पर पक्ष रखें और वहां पर देखना होगा कि संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान का जिक्र किया गया, संविधान का हवाला दिया गया है और संविधान का हवाला देते हुए ही लोकसभा में से पास कराया गया इस बिल को। तो कोर्ट इस पर क्या कहता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपका शुक्रिया हम करेंगे, इसके साथ साथ बीरेन जी का भी शुक्रिया करेंगे, भावना जी का भी शुक्रिया करेंगे और इंतजार करना होगा कि जब कोर्ट में दिल्ली सरकार जाएगी तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कहता है। लेकिन इन सबके बीच संसद में कटाक्ष हुए, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन संसद में शायरी भी हुई और शायर के तौर पर थे अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने शायरी की। आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी सुनने में, लेकिन शायरी बहुत जोरदार थी। एक बार इसे सुनिए। इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते। दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताया गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। सुनिए अपने शायरी, मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने कुछ दिल्ली के लोगों की राय ली, हमने देश के लोगों की राय ली और ये राय थी सेवा बिल को लेकर, यानी कि हमने सर्वे किया। इस पर एक नजर डालते हैं। एक सवाल पूछा गया और वो क्या था? दिल्ली वाला अध्यादेश जो आज संसद में लाया गया, दिल्ली वाला अध्यादेश मोदी सरकार से ज्यादा इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा बन गया है। हाँ कहने वाले लोगों की राय 54.75% थी, ना कहने वाले लोगों की राय 37.53% और कह नहीं सकते या पता नहीं 7.73% थी। यह सवाल हमने पूछा। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या आपकी राय में दिल्ली का बॉस किसे बनना चाहिए। अब लोगों की राय क्या थी ये सुनिए।
59.82% लोग कहते हैं कि साहब दिल्ली का बॉस तो मुख्यमंत्री को होना चाहिए, और 27.59% लोगों की राय थी कि दिल्ली का बॉस एलजी को होना चाहिए। 12.58% लोगों का मानना था कि साहब कह नहीं सकते या हम बता नहीं सकते। लेकिन ये 2 सवाल और 2 सवाल में जो राय है वो निकल कर आई कि क्या कहती है।